चलिए अब बात करते हैं दोस्तों। बलबन पार्ट 2 में देखते हैं कि बलबन ने अपने को सुल्तान घोषित तो कर दिया, लेकिन जनता जनार्दन भी यदि एक्सेप्ट करे कि हाँ ये सच में सुल्तान है और सुल्तान के अपने क्या पावर होते हैं, सुल्तान की अपनी क्या वैल्यू होती है, क्या ये चीज़ जनता को समझाने में या दरबारियों को समझाने में बलबन कामयाब रहा। तो यहीं से शुरुआत करते हैं हम अपने सेशन की। सुल्तान जो हैं ये बहुत अनुशासन प्रिय है, और बहुत अनुशासन प्रिय सुल्तान का मतलब होता है कि सुल्तान जो है ये जब भी दरबार में बैठा करता, तो जब भी दरबार में बैठता तो ये हमेशा गंभीर मुद्रा में बैठता। गंभीर मुद्रा में बैठने का मतलब ये होता कि सिर्फ काम पर फोकस हो। दरबारियों को किसी प्रकार की हंसी मजाक या ठिठोली करने की आदत दरबार में नहीं थी। मतलब सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने दरबार पर हंसी मजाक पर प्रतिबंध लगा रखा था। अब यह प्रतिबंध लगाने का जो मोटिव जान पड़ता है वो ये है कि जब आप एक दूसरे के साथ में मजाक करते हैं, तो जब भी आप मजाक करते हैं तो एक व्यक्ति यदि उस मजाक को ज्यादा सीरियस ले ले, मजाक में यही होता है कि मजाक मजाक में एक व्यक्ति को जब दूसरा व्यक्ति को ज्यादा ही बोल देता है, तो पहला व्यक्ति अगर ज्यादा सीरियस ले ले तो इस तरह से हो सकता है कि संबंध बिगड़ सकते हैं, और संबंध यदि बिगड़ गए तो प्रशासनिक कार्यों में देरी हो सकती है। जैसा टैक्स कलेक्ट करने वाले व्यक्ति ने सैनिक विभाग के किसी व्यक्ति के साथ हंसी मजाक कर लिया, लीजिए इन दोनों के संबंध बिगड़ गए, वो गुस्सा हो गया, तो कहीं ना कहीं वो उस व्यक्ति से अपनी खुन्नस निकालेगा, तो कुल मिला के सल्तनत से ही तो खुन्नस निकाल रहा है, तो संबंध बिगड़ सकते हैं। अच्छा, कई बार जोश जोश में तलवारें भी चल सकती हैं एक कदम आगे। कहने का सीधा सा मतलब है कि जिस राजा को और जिस दरबारियों को जनता की भलाई के लिए अपॉइंट किया गया है, हंसी मजाक के कारण वो अपना मूल कर्म छोड़कर इन्हीं चीजों में उलझे रहेंगे। तो सुल्तान जो है वो निरंकुश राजतंत्र पर भरोसा करता है, जनता की भलाई को ही सर्वे सर्वा मानता है, इसलिए दरबारियों को हंसी मजाक करने की पाबंदी नहीं दी गई थी। खुद सुल्तान भी गंभीर मुद्रा में रहता जिसमें कि दूसरे लोग हंसी मजाक न कर सकें, और साथ ही साथ इस तरह से जो सुल्तान है वो अपने व्यवस्था को या अपने राजसीय गरिमा को या अपने राजसी प्रभुत्व को वो दरबारियों को बतलाता है। और दरबारी भी शुरू में तो इसका खिल्ली उड़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बलबन और स्ट्रिक्ट होता जाता है ना, एक दो दरबारियों को वो दंड भी देता है इस चीज के लिए, फिर बाकी चीजें आगे एकदम ताश के पत्तों की तरह साफ हो जाती कि बलबन इसी तरह से सल्तनत को आगे संभालेगा। तो एक अनुशासन प्रिय शासक के रूप में उसने अपने दरबारियों को मदिरा पान तक की छूट नहीं दी थी, क्योंकि मदिरा पान से भी व्यक्ति जो है वो अपने कर्तव्यों से क्या होता है, डगमगाता है। तो इस तरह से एक न्यायप्रिय शासक और एक अनुशासन प्रिय शासक के रूप में सल्तनत में पहली बार हम किसी सुल्तान को देख रहे हैं। अब जब हम आगे चलते हैं तो हमको पता चलता है कि सुल्तान जहां बैठेगा वो जगह बहुत खास होगी, क्योंकि उससे मिलने लाखों करोड़ों लोग दूर दूर से चलकर आते हैं, एक देश से दूसरे देश के लोग मिलने आते हैं। तो जहां पर राजा अपना दरबार लगाए या जहां पर राजा अपने दरबारियों के साथ बैठे, वो एकदम प्रभुत्वशाली दिखना चाहिए, एकदम भौकाल दिखना चाहिए, एकदम उसका वर्चस्व दिखना चाहिए कि यदि सुल्तान का दरबार इतना भव्य है तो सुल्तान खुद कितना भव्य ना होगा। मतलब शाही भव्यता, शाही दिखावे, शाही तड़क भड़क पर सुल्तान ने ज्यादा जोर दिया। तो इसी तरह से एक फारस में या ईरान में दरअसल में राजाओं के जो दरबार होते हैं वो बहुत चटक अट्रैक्टिव कलर के बनाए जाते हैं, जनरली ग्रीनरी ली गई है, और आपने देखा होगा कि रेड कलर लिया गया, ये इसलिए ताकि ये जल्दी से लोगों को दिखते हैं और जल्दी से लोगों को ये समझ में आते हैं। तो मतलब सुल्तान अपनी भव्यता दिखाना चाहता है कि देखो आप जहां खड़े हो वो यदि कितना भव्य है तो मैं खुद कितना भव्य नहीं हूंगा। और सुल्तान था भी बड़ा। सुल्तान ने क्या किया था कि सुल्तान साफ सुथरे, सुल्तान जो है वो साफ सुथरे नवीन वस्त्र पहनता था, साफ सुथरे नवीन वस्त्र पहनता था।
इत्र वगैरह यूज करता था। और जब सुल्तान दरबार में दाखिल होता तो आजू बाजू में जो अंगरक्षक या जो सैनिक चल रहे होते थे वो अपने हाथों में नंगी तलवार लेकर चलते और बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कहते हुए आगे बढ़ते। तो जैसे ही बिस्मिल्लाह वर्ड की गूंज इन अंगरक्षकों से दरबार के लोगों को सुनाई देती तो सब दरबारी अपना काम छोड़कर सब एक प्रभुत्वशाली मुद्रा में या एक अनुशासनशाली मुद्रा में सुल्तान के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। जैसे आपने देखा होगा कि जब राजा कोई दरबार में आता है तो बंदी आवाज लगाता है कि इस सल्तनत के फलाने महाराजा इनके बेटे अब तशरीफ ला रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि सन्नाटा हो जाता है। सब अपनी अपनी डिजिग्नेशन पोस्ट पर खड़े होकर सुल्तान का अभिवादन करते हैं। तो ये वही तरीका था कि लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट करने का। तो जो अंगरक्षक होते थे उन्होंने ऊपर कोई कपड़े नहीं डाले होते थे, मतलब ऊपर पेट तक उनके पास कोई कपड़ा नहीं होता था, नीचे पैजामा होता था जो व्हाइट कलर का होगा और उनके हाथों में एकदम नंगी तलवारें और खुद शरीर सौष्ठव होगा और बीच में सुल्तान जो है वो चलेगा। तो इस तरह से सुल्तान ने अपना राजसी वैभव लोगों को दिखाना शुरू किया। तो खुद वो इस तरह से राजसी वैभव को दिखा रहा है और ईरानी दरबार को भी वो भव्य दिखाने की कोशिश करता है। तो इन तरीकों से सुल्तान की जो पावर है, सुल्तान के जो प्रभुत्व है, सुल्तान की जो शक्तियां हैं, उनमें अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई। इसके बाद यदि हम बात करें कि सुल्तान जो है वो अपने दरबार में तो ठीक है, सुल्तान जो है एक त्योहार भी मनाता है जो फारस से इंस्पायर है, जिसको कहते हैं नवरोज। तो नवरोज एक ऐसा त्योहार था जो ईरानियंस का त्योहार था और बलबन ईरानी कल्चर को, ईरानी सभ्यता को प्रमोट करने के लिए इस त्योहार को मनाता है। यह त्योहार नववर्ष के अवसर पर जो सल्तनत के लोग होते थे वो एक दूसरे के घर जाते थे। सुबह का खाना यदि एक क्या हुआ तो शाम का खाना दूसरे क्या होगा, और इस तरह से मेलजोल बढ़ेगा, इस तरह से बातचीतें होंगी। किसी तरह का कोई मन में द्वेष है, कोई मलाल है, तो वो बातचीतों में दस्तरखान मतलब भोजन पे बैठकर आसानी से डिसॉल्व हो सकता है। तो ईरानी त्योहार का या ईरानी परंपरा का एक त्योहार है जिसका नाम है नवरोज। हालांकि इस्लाम में इस त्योहार का कोई जिक्र नहीं है क्योंकि ये गैर इस्लामिक त्योहार है, लेकिन बलबन ने लोगों के बीच में किसी तरह की गलतफहमियां या दूरियां ना पनपे, इसके लिए उसने साल में एक दिन दिया नवरोज त्योहार, और लोग इस अवसर को भी बड़ी धूमधाम से मनाते थे उसके टाइम पीरियड में। अब इसके जस्ट बाद हम आते हैं बलबन के बारे में वो पॉइंट जिसके लिए बलबन को हमेशा याद किया जाता है। बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में, मेरी बात ध्यान से सुनेगा, बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में एक नीति लागू करी थी जिसे कहते हैं लौह एवं रक्त की नीति। तो बलबन के राजत्व सिद्धांत में ही लौह एवं रक्त की नीति, ये भी बलबन के राजत्व सिद्धांत का ही पार्ट है। अब ये लौह एवं रक्त की नीति क्या है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बलबन जब राजा बना तो उसने अपने शत्रुओं के दमन के लिए, मतलब जो उसके एनिमीज हैं उनको नष्ट करने के लिए, तो बलबन ने अपने शत्रुओं के दमन के लिए लौह की नीति अपनाई थी। इस लौह की नीति में बलबन के जो मेन शत्रु थे उनमें पहला शत्रु था मंगोल। ये मंगोल वही हैं कि इल्तुतमिश के समय पर मंगोल आक्रमणों को रोक लिया था इल्तुतमिश ने काफी कूटनीति से। रजिया ने भी उसकी इस काम में मदद करी थी। जलालुद्दीन मांगबरनी को आदर पूर्वक सहायता देने से मना करके चंगेज खान के खतरे से अपनी सल्तनत इल्तुतमिश ने बचाई थी। तो इल्तुतमिश के समय पर मंगोल आक्रमण से दिल्ली सल्तनत बची रही, लेकिन धीरे धीरे जब मंगोलों ने बलबन और इसी के ठीक पहले नसरुद्दीन महमूद के समय पर मंगोलों ने जब अटैक करना स्टार्ट किया तो बलबन ने बड़ी चतुराई से मंगोलों के दरबार में अपना राजदूत भिजवाया और जिसमें उन्होंने बोला कि आप अटैक मत कीजिए, जो चाहिए आपको मैं दे दूंगा। लेकिन मंगोलों को लगा कि नहीं, हम साम्राज्य लेकर ही रहेंगे। मतलब मंगोलों के अटैक बलबन की कूटनीति के बावजूद भी नहीं रुके जब उसने उनके दरबार में राजदूत भिजवाया।
लेकिन उसके बावजूद जब मंगोल हिंदुस्तान पर या दिल्ली पर अटैक करते तो बलबन अपनी पूरी पलटन के साथ, और इस पूरी पलटन में उसका सबसे बड़ा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद जो है उसने मंगोल आक्रमणों को रोकने में अपने फादर के साथ बहुत से अभियान किए, और उसमें उसको बहुत सारा श्रेय भी मिलता है। मतलब बलबन का जो प्यार है या बलबन का भरोसा भी वो मिलता है शहजादा मोहम्मद। तो मंगोल आक्रमणों को भी विफल करने के लिए बलबन ने खुद अपने बेटे जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद के साथ में क्या किया है, अभियान किए हैं। तो शहजादा मोहम्मद, बलबन को ये बहुत प्रिय था, क्योंकि बलबन की हर एक बात को या बलबन के ऊपर यदि कोई भी खतरा होता तो शहजादा मोहम्मद सबसे पहले उसको खुद ही डील करता। तो इस तरह से पहले ये चीज। दूसरा, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में एक दमनकारी लूटपाट करने वाली एक जनजाति थी जिसको कहते हैं मेवाती। ये मेवाती जनजाति थी, ये या मेवाती जो थे ये दरअसल में क्या थे, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों के लोगों को लूटते थे, और रात के समय पे ये लूटते और दिन के समय पर ये लूटते और रात के समय पर ये जंगलों में जाकर छिप जाते। जब बलबन को ये बात पता चली कि मेवातियों ने बहुत ही ज्यादा हाहाकार मचाया है दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो बलबन ने क्या किया, एक डिपार्टमेंट बनाया जिसको कहते हैं दीवान अर्ज। याद रखेंगे, दीवान अर्ज या दीवान ए आरिज जो बनाया है डिपार्टमेंट, ये किसके दमन के लिए बनाया था, मेवातियों के दमन के लिए बनाया था। और ये दीवान आरिज का मतलब होता है सैन्य विभाग, और इस सैन्य विभाग में सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी। और इस विभाग में जब सैनिकों की नियुक्ति की जाएगी तो उनका काम यही होगा कि मेवातियों के आक्रमण से बचने के लिए आपको क्या करना है, इनको नष्ट करना है, और फिर सैनिकों की भर्ती दीवान आरिज डिपार्टमेंट से मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए भी होगी। तो अब बलबन ने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, जो मेवाती दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहकर लूटपाट करते थे, बलबन को जब ये पता चला कि रात में ये छुपने के लिए जंगलों में चले जाते हैं और ये वहीं रहते हैं, तो दीवाने आरिज के कुछ चुने हुए लोगों को लेकर बलबन ने जिन जंगलों में ये छुपा करते थे, रात में सारे जंगलों को कटवा दिया। रात में जब सारे जंगल कटेंगे तो साफ साफ इनके आशियाने दिखेंगे मेवातियों के। बलबन ने अपनी दूसरी फौज को बिल्कुल तैनात कर रखा था कि जैसे ही मेवातियों के ठिकाने आपको दिखें, आप टूट पड़ना भूखे शेर के जैसे। और देखते ही देखते मेवातियों का दमन कर दिया बलबन ने उसके दीवाने आरिज डिपार्टमेंट की हेल्प से। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां एक चीज और बतानी है कि मंगोलों के बहुत से आक्रमणों को अकेले जो है वो बलबन ने अपने बेटे की मदद से क्या किया था, असफल किया था। मतलब शहजादा मोहम्मद ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर जहां से बहुत से मंगोल आते थे उन आक्रमणों को विफल किया, और इस विफलता में उसकी जान भी अंततः चली जाती है। और जब बलबन को यह बात पता चलती है, और शायद वो समय है 1279 है आई थिंक, है ना, 1279 में। तो 1279 में जब बलबन को पता चलता है तो निश्चित रूप में बलबन जो है, सॉरी 1285 की बात कर रहा हूं, 1285 में जब बलबन के बेटे की मौत हो जाएगी, तब बलबन को जब ये पता चलेगा कि ये मंगोल आक्रमणों में मारा गया है, तो यहाँ से बलबन की तबीयत नासाज रहनी शुरू हो जाएगी, खराब रहनी शुरू हो जाएगी। और अपने पुत्र वियोग में, जैसा रामचंद्र जी के बारे में आपने सुना होगा कि दशरथ जी ने प्राण त्यागे थे, इतिहास में बिल्कुल ऐसा ही समय हमको यहाँ देखने को मिलता है कि शहजादा मोहम्मद जो मंगोल आक्रमणों से लड़ते हुए मारा गया था, उसी के वियोग में जो बाप है मतलब बलबन, वो अपने प्राण त्याग देता है। तो शहजादा मोहम्मद, जिसके बारे में बलबन उसको एक टाइटल देता है शहीद ए आजम, आपने जरूर सुना होगा। तो शहीद ए आजम भगत सिंह को कहते हैं, लेकिन शहीद ए आजम का जो टाइटल है ये बलबन ने अपने बेटे को दिया था, क्योंकि बहुत से मंगोल आक्रमणों से उसके बेटे ने दरअसल में सुरक्षा करी थी। ये शहजादा मोहम्मद के बारे में एक चीज और आती है कि शहजादा मोहम्मद ने अपने टाइम पर दो सबसे महान व्यक्तियों को संरक्षण दे रखा था, और उन सबसे महान व्यक्तियों के संरक्षण में पहला व्यक्ति है जिसका नाम है अमीर खुसरो,
तो जो अमीर खुसरो साहब हैं वो बलबन के बड़े बेटे शहजादा मोहम्मद के संरक्षण प्राप्त व्यक्ति थे, और अमीर खुसरो जो हैं ये भारत का तोता या तोतिए हिंद इनको कहा जाता है। और इस तरह से ये जो व्यक्ति हैं जिनका नाम है आपको याद रखना पड़ेगा भारत का सादी। तो भारत का सादी जो है दूसरा व्यक्ति है अमीर हसन दहलवी। तो अमीर हसन दहलवी भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शहजादा मोहम्मद के समय पे संरक्षण पाया है। तो अमीर हसन दहलवी जिनको भारत का सादी कहा जाता है, मतलब ये सादे लिबास में हमेशा रहते थे। और अमीर खुसरो को तोताए हिंद भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे मीठी जबान उर्दू, तबले और भारतीय तंबूरा, ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा के सहयोग से तंबूरा बनाया था। कव्वाली का जन्मदाता भी इन्हीं को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। मतलब उर्दू का जनक भी अमीर खुसरो, तबले और तंबूरे का जनक भी अमीर खुसरो, कव्वाली का जनक भी अमीर खुसरो। मतलब अमीर खुसरो ने अपना साहित्यिक जीवन जो शुरुआत किया था वो शहजादा मोहम्मद से संरक्षण पाकर ही स्टार्ट किया था। इसी तरह से अमीर हसन दहलवी ने भी अपने जीवन की जो शुरुआत की थी वो आपके संरक्षण में रहकर ही करी थी। तो इस तरह से ये दो चीजें हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है कि शत्रुओं के दमन के लिए लौह की नीति जो है वो बलबन ने अपनाई थी। इस नीति में बलबन ये भी कहता है कि यदि मेरी सेना का या यदि मेरे लोगों का एक कतरा खून बहता है तो आप सामने वाले के शरीर से पूरा खून निचोड़ लीजिए। इस तरह के क्रांतिकारी वचनों से निश्चित रूप में बलबन और उसकी सेना में जोश और खरोश नवीन सिरे से होगा, और जब भी सेना जाएगी तो निश्चित रूप में फाइनल परिणाम जीत लेकर ही वापस आएगी। अब इसके बाद चलते हैं हम बलबन की दूसरी पॉलिसी की तरफ, ब्लड पॉलिसी, या इसी को ब्लड प्यूरिफिकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, रक्त की नीति। यहाँ रक्त की नीति का मतलब है कि बलबन जो है ये जातीय श्रेष्ठता पर बल देता है। यहाँ जातीय श्रेष्ठता का मतलब होता है कि मैं उच्च कुल से ताल्लुकात रखता हूं। इस बात को बलबन हमेशा अपने लोगों को बताता है। यहाँ उच्च कुल का मतलब है कि एक व्यक्ति है, शायद आपने कभी नाम सुना होगा इसका, फिरदौसी। निश्चित रूप में मोहम्मद महमूद गजनवी के टाइम पे इसका जिक्र आता है। फिरदौसी जो है उसने ग्रंथ लिखा था शाहनामा। शाहनामा ग्रंथ में एक बहुत बड़ा इस्लामिक सूरवीर है जिसका नाम है अफरासियाब। अफरासियाब के बारे में कहा जाता है कि अफरासियाब 2 तलवारों से लड़ा करते थे, और जब भी अफरासियाब कि जो तलवारें हैं वो जब अपने मयान से निकलती तो तलवारों की खनक से जो है कुछ लोगों के जो है पसीने पस्त हो जाते थे कि अब तो मौत निश्चित रूप में आनी है। और फिर यदि अफरासियाब जब दोनों हाथों से तलवारें चलाना शुरू करते तो देखते ही देखते बहुत कम समय में जो लाशों के ढेर हैं वो बिछ जाते थे। कहने का मतलब है कि इस्लाम में कि बहुत बड़े सूरवीर हैं अफरासियाब, उन्हीं का वंशज अपने को बलबन बताता है। मतलब जातीय श्रेष्ठता या ब्लड रिलेशन में बलबन अपने को उसी खानदान का बताता है जिस खानदान में ये इस्लामिक सूरवीर आता है। तो निश्चित रूप में लोगों के दिलों में बलबन के लिए जो है वो पावर बढ़ेगी, हौसला बढ़ेगा, सुल्तान के प्रति आज्ञा बढ़ेगी, और अगर नहीं बढ़ेगी तो फिर वही लास्ट में परिणाम मौत होगा। तो ठीक है भाई। अब लेकिन जब भी जाति श्रेष्ठता की बात आती है तो बलबन हमेशा ये बोलता था कि जब भी मैं अपने दरबार में या जब भी मैं गरीब लोगों को देखता हूं, ये बलबन का कोट है, जब भी मैं गरीबों को देखता हूं, जब भी मैं असहायों को देखता हूं तो मेरी आंखों से अंगारे फूटने लगते हैं। और आंखों से अंगारे फूटने का मतलब होता है कि मैं कतई नहीं चाहूंगा कि ये जो गरीब लोग हैं ये मुझसे कभी मिले, और ना मैं इनसे कभी मिलना चाहता।
तो बर्नी भी एक इतिहासकार है, वही तुर्कों के काल का सबसे कट्टर इतिहासकार, वो भी ये स्टेटमेंट देते हुए बोलता है कि जब कभी सुल्तान की नजर किसी नीच कुल के व्यक्ति पर पड़ती तो सुल्तान की आंखों से मानो बगावत के सुर फूटने लगते, और सुल्तान को यह कतई पसंद नहीं था कि कोई निम्न कुल का व्यक्ति, नीची जाति का व्यक्ति उसके सामने आए या उससे बातचीतें करे। तो इस तरह से जातीय श्रेष्ठता के जरिए वो स्वयं को उच्च कुल का बताकर, हालांकि है गुलाम, अल्तुमिश का गुलाम है, लेकिन अपनी योग्यता के बल पर वो दरअसल में इल्तुतमिश के गुलाम से पहले दास बना, फिर खान बना, फिर खासदार बना, फिर अमीर हाजिब बना, फिर उसके बाद में नायब ममलिकात बना, और देन फाइनल में सुल्तान बना। मतलब जमीन से उठा हुआ वासिंदा है बलबन, लेकिन इतना भी नीच कुल के व्यक्तियों को देखकर इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उसकी सादगी पर एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन यह तो व्यक्तिगत सोच है, आप कैसा सोचते हैं ये आपकी सोच है, बलबन कैसा सोचता था ये उसकी सोच है। तो जैसे आप लोगों की सोच आपकी जैसी ही है, वो आपकी स्वच्छंद है, तो उसी तरह से बलबन को ऐसा लगता था कि जाति श्रेष्ठता के आधार पर यदि मैं उच्च कुल से ताल्लुकात रखता हूं तो निम्न कुल के व्यक्तियों से मैं मेल जोल या उनको देखना पसंद नहीं करूंगा। तो ये उसकी व्यक्तिगत सोच है, इसको आप अपनी सोच में मत लेकर आइएगा। कि देखिए बलबन, इतिहास हमको यही सिखाता है कि सामने वाले ने जो अच्छाई थी और जो बुराई थी उसमें से हम क्या ले सकते हैं। इतिहास इस बात का विषय तो बिल्कुल भी नहीं है कि इतिहास के कैरेक्टरों पर बात की जाए दिन रात। इतिहास के कैरेक्टरों में जो पॉजिटिवनेस है उस पर बात की जाए ज्यादा, और जो नेगेटिविटी है उन पर तो बात ना ही की जाए। लेकिन जब आप इतिहास पढ़ें तो उन नेगेटिविटियों को जरूर याद रखें, और अगर आपके अंदर वो नेगेटिविटी है तो आप उसको जल्दी से बाहर करें। इतिहास ये है कि सच्चाई आने पर आप उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, और बुराई आने पर या बुरे कैरेक्टर आप में यदि हैं तो आप उसको किस तरह से छुपाकर अच्छाई का दामन ओढ़ कर आगे बढ़ते हैं। यही तो हिस्ट्री है। चलिए खैर, अब यदि हम बात करते हैं आगे, तो यही जो चीज मैंने आपको समझाई यही चीज यहां भी लिखी है कि बलबन ने अपने राजत्व सिद्धांत में रक्त की नीति के तहत एक इस्लामिक सूरवीर है जिनका नाम है अफरासियाब, इनका वंशज अपने को बतलाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना है। अच्छा, अब इसके जस्ट बाद यदि हम जब आगे चलते हैं तो थोड़ा सा आपको मैं दो तीन चीजें एकदम क्लियर कर दूं। एक विद्रोह भी होता है बलबन के टाइम पे, थोड़ा सा इसको भी आप देख लीजिए। तुगरिल खां 1279 में सिर्फ एक गुलाम का विद्रोह होता है, मतलब सिर्फ एक ही गुलाम विद्रोह कर पाता है। मतलब इतने तामझाम के बावजूद भी आप मानेंगे कि तुगरिल खां एक व्यक्ति है जो बंगाल में है, और ये बलबन को राजा मानने से मना कर देता है। मतलब ये बंगाल में विद्रोह कर देता है। कहां विद्रोह करता है? बंगाल में। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि बलबन का जो छोटा बेटा है ये बुगरा खां, ये भी इस षड्यंत्र में मिला हुआ था। मतलब बुगरा खां की सह पाकर ही जो है वो तुगरिल खां ने षड्यंत्र किया, 1279 में विद्रोह कर दिया। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि बलबन की जो एज है ये बहुत ज्यादा हो चुकी है, लगभग बूढ़ा हो चला है। उसके बावजूद भी वो पूरे राजसी ठाट बाट के साथ आता है। तुगरिल खां को और उसके सहयोगियों को बंगाल आने पर युद्ध में बंदी बनाता है, और बंदी बनाकर लखनौती के बाजार लाया जाता है। वही बंगाल में एक जगह है लखनौती बाजार जहां ज्यादा पॉपुलेशन जुड़ती है। देखिए बलबन किस तरह से कर रहा है अपना राजकीय प्रचार प्रसार। तो लखनौती के बाजार में किसको लाया जाएगा? तुगरिल खां और उसके प्रमुख सहयोगियों को लाया जाएगा। तो जो सहयोगी थे और ये तुगरिल हैं, तो इसको बीड़ियों में जकड़कर ऊपर रखा जाएगा, और इसी के सामने इसके जो विद्रोही थे इनके हाथ और पैरों को चार अलग अलग दिशाओं में चार अलग अलग घोड़े खींचने का आदेश देता है बलबन। और जब चार अलग अलग दिशाओं में घोड़े इन चारों अंगों को, दोनों हाथों और दोनों पैरों को खींचेंगे तो कितना दर्द होगा। इस तरह की
आवाज है या इस तरह की चीख है जब दूसरे पास में खड़े लोगों के कानों तक गूंजेंगी तो वो तौबा कर लेंगे कि हर से गद्दारी करना है लेकिन बलबन के खिलाफ गद्दारी नहीं करना है। तो लखनौती के बाजार में उसने तुगरिल खां और उसके सहयोगियों को, तो तुगरिल खां के सहयोगियों के साथ इस तरह का बर्ताव किया जिसमें भूल कर भी जो इस वाकये को देखे वो कभी भी बलबन के अगेंस्ट में सर ना उठा सके। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुगरिल खां को भी दरअसल में मौत के घाट उतार दिया गया। और जब तुगरिल खां को मौत के घाट उतार दिया गया और इस अभियान में, बंगाल विद्रोह के अभियान में, जो बलबन था वो अपने साथ अपने बेटे बुगरा खां को भी लेकर आया था ताकि बुगरा खां को उसकी गलती से चिर परिचित अंदाज में बताया जा सके। बलबन जब तुगरिल खां को मार रहा होता है, याद रखिएगा, जब बलबन किसका सर कलम कर रहा होता है, तुगरिल खां का सर कलम कर रहा होता है, तो सर कलम करने से पहले वो बुगरा खां की तरफ इशारा करता है कि बुगरा खां सुनो बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर तुमने भी विद्रोह किया, ये बलबन के शब्द हैं बुगरा खां को, ये बलबन के शब्द हैं बुगरा खां को, कि जैसे तुगरिल ने क्या किया है, विद्रोह किया है, तो तुगरिल ने विद्रोह किया है तो उसकी सजा तो तुम देख ही रहे हो, अब भी देखोगे। लेकिन यदि तुमने भी विद्रोह किया, तो मैं यहां शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बुगरा खां, यदि आपने भी विद्रोह किया तो आपका अंजाम भी तुगरिल के जैसा होगा और तुगरिल की गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती है। मतलब इतिहास बताता है कि बुगरा खां ने इसके बाद बलबन के खिलाफ कोई षड्यंत्र में हिस्सा नहीं लिया और फिर वो बिना किसी सल्तनत के राजा पद के या राजसी पद के वो ऐसे ही मर जाता है। मतलब इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि तुगरिल खां को जो भड़काया था बुगरा खां ने कि आप मेरे फादर को वहां बुला के उनको युद्ध में हरा दो तो निश्चित रूप में बादशाह मैं बन जाऊंगा, लेकिन यहां तो गेम ही उल्टा पड़ गया कि बलबन ने तुगरिल खां का सर कलम करके उल्टा बुगरा खां को चुनौती दे डाली कि यदि तुम अगर कुछ ऊट पटांग करते हो या मेरे खिलाफ विद्रोह का सोचते भी हो तो निश्चित रूप में तुम्हारा हाल भी बुगरा खां वैसा ही होगा जैसे तुगरिल खां का हुआ है और तुगरिल खां की जो गर्दन है वो धड़ से अलग कर दी जाती है। तो कहने का सीधा सा मतलब ये कि बलबन एक ऐसा व्यक्ति है जिसको बहुत अच्छे से पता है कि अपने शत्रुओं का दमन कैसे करना है और अपने शत्रुओं के दमन के लिए उसने अपने साम्राज्य में बहुत से गुप्तचर भी छोड़ रखे थे और ये जो गुप्तचर थे इन्हीं को कहा जाता था वरीद। और ये वरीद सामान्य लोगों से बड़े घुल मिल जाते थे और राजा या सल्तनत की जो भी बातें लोगों या आवाम के बीच में अच्छी या बुरी चलती थी ये निश्चित रूप में उसको आकर सुल्तान को बताते थे। तो एक पोस्ट बनाई थी बलबन ने जिसका नाम है, आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, वरीद ए मुमालिक। ये उर्दू में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरीद ए मुमालिक। ये दरअसल में एक डिपार्टमेंट है। तो वरीद ए मुमालिक एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं गुप्तचर विभाग। और जो ये गुप्तचर विभाग है ये आपको याद रखना है, ये गुप्तचर विभाग, इसकी स्थापना किसने करी थी, बलबन ने करी थी ताकि जनता जनार्दन की बातों का पता चल सके कि जनता सुल्तान के बारे में क्या सोचती है। अगर षड्यंत्र करती है तो बलबन पहुंच के दंड वहीं दे देगा और यदि षड्यंत्र नहीं है तो हौसला अफजाई है तो हौसला अफजाई के लिए भी वो क्या करेगा, वो लोगों को प्रेरित करेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी कहानी मैं चेंज कर रहा हूं ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं और ये चीज आप जरूर याद रखेंगे। यदि मैं बात करूं बलबन की, तो बलबन के दो पुत्र हैं और दो पुत्रियां हैं। दो पुत्रियों की शादी किनसे हुई, एक तो अलाउद्दीन आलम शाह से और एक तो नसरुद्दीन महमूद से। तो बलबन का जो पहला बेटा है जिसका नाम है शहजादा मोहम्मद, जी हाँ ये वही शहजादा मोहम्मद है जो मंगोल आक्रमणों, शहजादा मोहम्मद, तो शहजादा मोहम्मद वही जो मंगोल आक्रमणों के दौरान मारा गया था और ये सबसे ज्यादा प्रिय था बलबन को, ठीक है। इसी का बेटा है, याद रखेंगे,
शहजादा मोहम्मद का एक बेटा है जिसका नाम आपको याद रखना है के खुसरो। के खुसरो, मैं यहां इस तरह से बना दे रहा हूं और ये बेटा लिख दे रहा हूं। तो बलबन को सबसे प्राणों से अजीज कौन था? शहजादा मोहम्मद। तो शहजादा मोहम्मद जब नहीं रहा तो फिर बलबन किसको राजा बनाएगा? के खुसरो को राजा बनाएगा। मतलब बलबन की चाह थी कि जब मैं ना रहूं तो मेरे मरने के बाद शहजादा मोहम्मद को बेटे के खुसरो को राजा बनाया जाए। ये तमन्ना थी, ये दिली तमन्ना थी किसकी? बलबन की। चलिए देखते हैं क्या हुआ। बलबन का दूसरा बेटा था वही जो तुगरिल खां को भड़काता है, बंगाल विद्रोह में जो साथ जाता है, लेकिन जब बुगरा खां को हड़काएगा कौन? बलबन, तो फिर ये सरेंडर हो जाएंगे। तो बुगरा खां जो है इसका ये छोटा बेटा है, याद रखेंगे। मतलब ये बड़ा बेटा कौन है? मैं अलग कलम से ले रहा हूं। ये जो है ये बड़ा बेटा हो गया शहजादा मोहम्मद, जो सच में हितैषी है, और ये छोटा बेटा ये थोड़ा षड्यंत्रकारी है, खुरापाती है, ऐसा मान सकते हैं ये चीज। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तो मैं ये कह रहा था कि बुगरा खां का जो पुत्र है उसका नाम है कैकुबाद। बुगरा खां का जो पुत्र है उसका नाम है केकुबाद, और केकुबाद का भी पुत्र है, मतलब बेटा है, ये बेटा और ये बेटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम हो जाएगा क्यूमरस। अब ध्यान से सुनिएगा, पहले आप अच्छे से देख लीजिए ये कहानी, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं समझ आती कि शहजादा मोहम्मद जो है का बेटा है कै खुसरो, बलबन भी इसी को राजा बनाना चाहता है। बुगरा खां का बेटा है कैकुबाद, और निश्चित रूप में कैकुबाद का बेटा है क्यूमर्स। तो हुआ क्या, ध्यान से समझेंगे। 1287 में सुल्तान की मृत्यु हो गई। कब? तो सुल्तान की मृत्यु हो गई 1287 में। अब जैसे ही 1287 में सुल्तान की मृत्यु हो गई तो जो रुपए पैसे या पद देकर अमीर तुर्कानी चहलगानी के सदस्यों को अडॉप्ट किया गया था या बलबन ने खामोश कर दिया था, अब वही कोई कुछ जो तुर्की सरदार थे वो एक बार फिर से प्रभुत्व में आ गए। तो वही जो तुर्की सरदार थे उन्होंने बलबन की इच्छा के अनुरूप काम नहीं किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो कै खुसरो हैं, कै खुसरो, इसको बलबन ने भेज दिया मुल्तान। बलबन ने नहीं, माफी चाहता हूं, ये जो अमीर तुर्क हैं इन्होंने भेज दिया मुल्तान। अच्छे से देख लीजिए। तो बलबन की डेथ के बाद जो असल मायने में क्या खुसरो हैं, इसको तुर्की सरदार जो हैं ये कहां भेज देंगे? तो ये भेज देंगे उसको निश्चित रूप में, कहां भेजेंगे? देख लीजिए अच्छे तरीके से, भेज देंगे उसको मुल्तान। अच्छा, और इतने टाइम पर जो बुगरा खां का बेटा है कैकुबाद, तो अब मैं इसको अलग कलर से ले रहा हूं ताकि आपको एकदम क्लियर रहे। तो तुर्की सरदारों ने बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को क्या किया है? राजा बना दिया। ये चीज तो बलबन की जो इच्छा थी उसके ठीक उल्टा राजा बना है। कौन राजा बना है? तो बलबन चाहता था कि कै खुसरो राजा बने, लेकिन राजा कौन बना? आप खुद देख लीजिए, कैकुबाद राजा बना। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जो ये कैकुबाद है, ये कैकुबाद जो है इसको लकवा मार गया कुछ समय बाद। कैकुबाद को कुछ समय के बाद लकवा मार जाता है। तो ये जो कैकुबाद है जब इसको लकवा मार जाएगा तो ये प्रशासनिक कार्यों में क्या हो जाएगा? अक्षम हो जाएगा। और जब प्रशासनिक कार्यों में अक्षम हो जाएगा तो फिर जो ये तुर्की सरदार हैं ये फिर सेकंड मूव चलेंगे कि कैकुबाद का 3 वर्ष का बेटा है, और ये 3 वर्ष के बेटे का नाम है क्यूमर्स। मैं यहां लिख दे रहा हूं ये क्यूमर्स। तो क्यूमर्स जो है इसको राजा बनाया जाएगा, और क्यूमर्स को जब राजा बनाया जाएगा तो नो डाउट क्यूमर्स 3 साल का है,
ये गद्दी पर बैठेगा, और जब क्यूमर्स गद्दी पर बैठेगा तो इसका मतलब ये सुल्तान हो गया, तो इसका अंगरक्षक बनेगा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। तो इसका जो अंगरक्षक है, इस 3 साल के बच्चे का जो अंगरक्षक है, इसका नाम है जलालुद्दीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, फिरोज शाह या जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी जो है वो क्या करेंगे, ये बच्चे से सल्तनत संभलेगी नहीं। तो इसी वजह से ध्यान से सुनेगा कि जो ये व्यक्ति है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, ये 3 साल के बच्चे की हत्या कर देंगे। और 3 साल के बच्चे की हत्या का मतलब हुआ कि दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिला। जो ये क्यूमर्स हैं, याद रखेंगे, ये जो क्यूमर्स हैं ये गुलाम वंश का अंतिम शासक है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन, अच्छे से देख लीजिए आप, व्यक्ति का नाम है क्यूमर्स। इसकी हत्या हो गई, तो इसकी हत्या हो गई तो हत्या किसने की, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। इसका मतलब है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक जो है वो क्यूमर समाप्त हो गया। और नए पेन से लिख रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, रेड से लिख दे रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। और खिलजी वंश की स्थापना होगी। और जब खिलजी वंश की स्थापना होगी दिल्ली सल्तनत पर, तो ये भी आपको याद रखना है कि खिलजी वंश की जब स्थापना होगी तो खिलजी वंश का जो संस्थापक बनेगा, वंश का जो संस्थापक होगा वो वही व्यक्ति होगा जिसने किसको मारा और गद्दी पर बैठ गया, तो क्यूमर्स को मारा और गद्दी पर बैठ गया। तो क्यूमर्स को मारने वाला व्यक्ति जो है वो, आपने पद्मावत मूवी यदि देखी हो तो जलालुद्दीन खिलजी का कैरेक्टर रजा मुराद निभाते हैं। तो जो जलालुद्दीन खिलजी हैं यही असल मायने में किसको मार देंगे, ये मार देंगे क्यूमर्स को, और गुलाम वंश समाप्त और खिलजी वंश का अभ्युदय। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और यहाँ पर जो है ये गुलाम वंश जो है ये पूरी तरह से हो जाएगा समाप्त, मतलब गुलाम वंश की हो जाएगी एंडिंग, और अब खिलजी वंश जो है वो शुरू होगा। तो मात्र 84 साल इतिहास के पन्नों पर राज कर पाया कौन, गुलाम वंश, और अब शुरू होगा खिलजी वंश। तो पहले हम देख लेते हैं वो चीज जो हमने छोड़ी है। बलबन का बड़ा बेटा है शहजादा मोहम्मद, मैंने आपको बताया था यही शहीद आजम जिसकी हत्या हो गई थी मंगोल आक्रमणों से बचाने के चक्कर में। कै खुसरो को सुल्तान ने कहा कि इसी को राजा बनाना है, मतलब बलबन की नजर में कै खुसरो राजा बनता है। लेकिन जो अमीर थे उन्होंने बुगरा खां जो छोटा बेटा था उसका बेटा कैकुबाद को सुल्तान बनाया। लेकिन मैंने आपको बताया कि कैकुबाद को क्या मार गया, लकवा। तो 3 साल के बेटे को क्या बनाया गया है, सुल्तान बनाया गया है। और 3 साल का बेटे को सुल्तान बनाया गया है तो 2-4-10 दिन तो ठीक ही ठीक है। कैकुबाद के बाद 3 साल का उसका बेटा क्यूमर सुल्तान बनेगा, काफी अल्पवयस्क है, और अल्पवयस्क है और इसी वजह से मैं यहां लिख दे रहा हूं अल्पवयस्क है, और इसी वजह से प्रशासनिक जवाबदारियां नहीं संभाल पाएगा। तो प्रशासनिक जवाबदारी यदि नहीं संभाल पाएगा तो फिर क्या मतलब इसके रहने का, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी सोच रहे हैं। तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने यही सोचा, जो खुद काफी बूढ़ा व्यक्ति है, उसने सोचा कि 3 साल का लड़का क्या सल्तनत चलाएगा, तो बस गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूमर्स की क्या है, हत्या करवा दी। किसने, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने। और इस तरह से दिल्ली सल्तनत पे जब एक वंश खत्म होगा, तो दिल्ली सल्तनत पर जब क्यूमर्स की डेथ होगी
तो क्यूमर्स की डेथ के साथ ही गुलाम वंश का अंत हो जाएगा और जो जलालुद्दीन खिलजी हैं, ये जो हैं ये खिलजी वंश का आगाज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब जो है इसके बाद हम खिलजी वंश को पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए अब अगले सेशन में जब हम मिलेंगे तो खिलजी वंश के बारे में कहानी को शुरू करेंगे। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, और उसके बाद अब जो शासक बनेगा वो बनेगा अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा पूरा फोकस होगा जलालुद्दीन खिलजी और फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पर। थैंक यू।